हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। आज के इस क्लास में हम बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने BGNM BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर रखे हैं, तो राठौर एजुकेशन पॉइंट इसमें आपकी मदद के लिए बैचेज लाया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जाएगा। आपको उन क्लासेस अगर वो आपके छूट जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी। आपको कंप्लीट PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको सारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा होगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपको हमारी नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करना होगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और हमारे इस बैच को ज्वाइन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमारे इस बैच को परचेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपारिन ओवरडोज? हेपारिन ओवरडोज का प्रतिविष क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, या फिर वारफेरिन, या फिर नालोक्सोन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो हेपारिन ओवरडोज में प्रतिविष के तरह काम आता है, यानी कि एंटीडोट की तरह काम आता है। हेपारिन का ओवरडोज होने से क्या होता है? हेपारिन का ओवरडोज होने से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। हेपारिन क्या है? एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है। ठीक है, तो उसके ओवरडोज होने से क्या है, जो अगर कहीं चोट लगा है, कटा है, छटा है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाती है अच्छी तरह से। तो इसलिए हम प्रोटामिन सल्फेट का यूज़ कर रहे होते हैं इसके एंटीडोट के तौर पे। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन जो है वो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका आंसर हम सभी को पता है, इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेफेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन? शिशु में IM इंजेक्शन जो होता है उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि बच्चों में क्या होता है, उनके सारे मसल्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, यानी कि अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो इस कारण कोई भी मसल में जो इंजेक्शन लगाना है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सेफ कौन से मसल में IM इंजेक्शन देना है? जैसा कि आपको पता है कि IM का मतलब जो होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, यानी कि मांसपेशी में दी जाने वाले इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर कह रहे होते हैं। तो बच्चों में सबसे सेफ मसल जिसमें IM पड़ सकता है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? डेल्टोइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरालिस, या फिर बाइसेप्स। तो इसका सही आंसर है वास्टस लैटेरालिस। वास्टस लैटेरालिस मांसपेशी शिशुओं में इंजेक्शन देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कॉम्प्रेस इज यूज्ड फॉर? ठंडी सेक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रिलीफ पेन, दर्द कम करने के लिए, रिड्यूस स्वेलिंग, सूजन कम करने के लिए, रिड्यूस फीवर, बुखार कम करने के लिए, या ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि कोल्ड कंप्रेस जो है, ठंडी सेक, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम दर्द कम करने के लिए भी देते हैं, सूजन कम करने के लिए भी देते हैं, और बुखार कम करने के लिए भी देते हैं। अगर हम ठंडी सेक दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा, और उससे क्या है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी नॉर्मल हो जाता है। जैसे अगर ब्लड वेसल स्वेल हो गया है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और ये सारी चीज़ें, वहाँ पे हीटनेस देखने को मिलती है, यानी कि वो त्वचा क्या होता है? गर्म हो जाता है, दर्द होता है। तो कोल्ड कंप्रेस देने से ये जो ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो चुके हैं वो क्या होते हैं? वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसी कारण सारी चीज़ों से राहत मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन नेफ्राइटिस? तो नेफ्राइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? लीवर, किडनी, लंग, या हार्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? नेफ्राइटिस जो है उसमें किडनी जो है, गुर्दा, वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेफ्राइटिस जो है वो किडनी में सूजन को कहते हैं। किडनी में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन इन किडनी को हम क्या कहते हैं? नेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, नेफ्राइटिस कह रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर? खाली पेट अगर हम रक्त शर्करा का जांच करते हैं तो सामान्य स्तर उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 70 से 100 mg/dl, 120 से 140 mg/dl, 50 से 70 mg/dl, या 140 से 160 mg
पर DL। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 70 से 100 mg पर DL जो होता है वो एक सामान्य स्तर है फास्टिंग शुगर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इंक्रीजेज ब्लड शुगर। तो कौन सा हार्मोन जो है वो रक्त शर्करा बढ़ाता है? इंसुलिन नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करने का काम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो बढ़ाता कौन है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? और ग्लूकागॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन भी पेनक्रियाज में बन रहा है एक हार्मोन है जो क्या करता है? जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन जो है वो घटाता है और ग्लूकागॉन जो है वो बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ एपेंडिसाइटिस। तो एपेंडिसाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शंस लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन यानी कि बाईं तरफ निचले पेट में दर्द, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन दाईं तरफ निचले पेट में दर्द, चेस्ट पेन छाती में दर्द, या फिर बैक पेन पीठ में दर्द। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राइट लोअर एब्डोमिनल पेन यानी कि दाईं तरफ निचले पेट में दर्द किसका लक्षण है? तो ये एपेंडिसाइटिस का एक लक्षण है। ठीक है, आमतौर पर इसमें यही सिम्टम देखने को मिलता है कि दाईं तरफ निचले पेट में दर्द होता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या है? अपेंडिसाइटिस का मतलब है कि अपेंडिक्स से रिलेटेड जो भी बीमारी, ये क्या है? अपेंडिक्स से रिलेटेड एक बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर ORS। ORS किस घोल से तैयार किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? शुगर एंड सॉल्ट, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड प्रोटीन, या फिर सोडियम एंड आयोडीन। तो इसका सही आंसर है शुगर एंड सॉल्ट। चीनी और नमक के माध्यम से हम ORS का घोल तैयार करते हैं। ठीक है, ORS जो है वो डिहाइड्रेशन और शरीर में क्या करता है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को रीस्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, व्हाट इज यूज्ड टू असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की स्थिति को जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ECG, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, GCS, ठीक है, ग्लासगो कॉमा स्केल, या फिर CT स्कैन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल जो है उसे हम व्यक्ति की चेतना स्तर को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जैसा कि हमने ऊपर देखा कि विटामिन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? विटामिन K। लेकिन कौन सा मिनरल एसेंशियल होता है, यानी कि कौन सी खनिज आवश्यक होती है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? आयरन, सोडियम, या पोटाशियम, या पोटाशियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट हार्ट रेट फॉर एडल्ट। वयस्कों में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 40 से 60 बीट्स पर मिनट, 100 से 120 बीट्स पर मिनट, या 120 से 140 बीट्स पर मिनट। तो इसका सही आंसर है 60 से 100 बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल सामान्य हृदय गति है। किसमें? तो वयस्कों यानी एडल्ट में। विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट एनफाइलैक्सिस। तो एनफाइलैक्सिस जो होता है उसके इलाज में कौन सी दवा देते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? एट्रोपाइन, एड्रेनलिन, डायजेपाम, या फिर सल्ब्यूटानोल। तो इसका सही आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है उसे हम एनाफाइलैक्सिस के दौरान दी जाती है। ठीक है, ताकि जीवन का क्या कर सके, ताकि पेशेंट के ज़िंदगी को बचाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा प्रणाली में पहली रक्षा पंक्ति कौन सी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीबॉडीज़, स्किन, T सेल, या फिर माइक्रोफेजेस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है त्वचा, स्किन। स्किन जो है वो पहली प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यह बाहरी रोगाणु को प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, और हमारे अंदरूनी जो भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को बचा रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त जमाना, या फिर हार्मोन बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन ले जाना हेमोग्लोबिन का मेन रोल होता है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन बनती है? ऑप्शंस क्या क्या है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, या विटामिन D। तो सूर्य के प्रकाश में जो UV रेज प्रेजेंट होते हैं उनसे जो है विटामिन D की सिंथेसिस स्किन में हो रही होती है। कहाँ होती है? तो स्किन में हो रही होती है। तो विटामिन D की जो सिंथेसिस है वो UV रेज, सनलाइट में प्रेजेंट UV रेज के कारण स्किन में जो है वो UV रेज को एब्जॉर्ब करके विटामिन D का सिंथेसिस कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का उष्यमान काल क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1 से 2 सप्ताह, 3 से 6 सप्ताह, 6 सप्ताह से 6 माह, या फिर 1 वर्ष। तो जो हेपेटाइटिस बी बीमारी है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हो रही होती है, उसका जो ये
उष्मायन काल है वो कितना होता है, वो होता है 6 सप्ताह से 6 महीने तक का, ठीक है, यानी कि 1.5 महीने से 6 महीने तक का। अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज़ गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट, कौन सा टीका जो है वो इंट्राडर्मल यानी कि त्वचा के अंदर दिया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, BCG, DPT, MMR या फिर हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर है BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लैमाइड ग्यूरिन। BCG जो है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB से बचाव के लिए बच्चों को दिया जाता है, जो कि जन्म के तुरंत बाद लगाया जाने वाला वैक्सीन है। TB एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, फेफड़ों में हो रही बीमारी एक TB है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। इससे बचाव के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कारण बनने वाला जीव कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस। तो इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया हो रहा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक बीमारी है जिसका नाम है क्या, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉसेस मसल क्रैम्प, तो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी गड़बड़ी में मांसपेशी में ऐंठन पैदा हो सकती है। ऑप्शंस क्या क्या है, हाइपर नाट्रेमिया, हाइपोक्लाइमिया या फिर हाइपरक्लाइमिया या फिर हाइपरकैल्शीमिया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्या है, पोटाशियम की कमी से, हाइपोकैलेमिया क्या है, पोटाशियम की कमी होने से क्या हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, ठीक है। अगला क्या है, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एलिजा, वाइडल, यूरिन HCG या फिर मॉन्टॉक्स। तो इसका सही आंसर है यूरिन HCG, ठीक है। HCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कॉर्टिकोगोनोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या होता है, ये जो है ये प्रेग्नेंट औरत में सिक्रीट किया जाने वाला एक हार्मोन है, जो कि अगर यूरिन में मिलने लगे तो इस क्या कंफर्म करता है कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट है, एक वुमेन जो है प्रेग्नेंट है, ये बात कंफर्म होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शन, वयस्कों में सबसे सामान्य IM का स्थान कौन सा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, डेल्टॉइड, वेस्टस लैटरालिस या फिर ग्लूटियस मीडियस या फिर बाइसेप्स। तो इसका सही आंसर है कि डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डेल्टॉइड मसल आर्म्स पे प्रेजेंट होता है, यानी कि बाजू पे प्रेजेंट एक ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगल के आकार का एक मसल होता है जिसमें सबसे सामान्यतः वयस्कों में IM यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शंस क्या क्या, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर या फिर रिकेट्स। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है आयोडीन की कमी के कारण, और इससे जो है थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है और गॉइटर बीमारी हो जाती है, ठीक है। गर्दन पे बहुत बड़ा सा स्वेलिंग होता है गॉइटर बीमारी में, जो कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होती है। क्यों होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, और उसे जब आयोडीन नहीं मिल रहा होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ऐसी बीमारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, गर्भाशय को शल्य क्रिया से हटाने के लिए हटाने को क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऊफ्रोरेक्टोमी, सैल्पिंगजेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी या फिर एपेंडेक्टोमी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो यूट्रस ये को हटाने की जो सर्जरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, तो सामान्य प्लेटलेट गणना क्या होती है। ऑप्शन है 1 से 2 लाख पर mm³, 1.5 से 4 लाख पर mm³, या फिर 50,000 से 1 लाख पर mm³, या फिर 20,000 से 40,000 पर mm³। तो सामान्यतः जो प्लेटलेट होती है उसका जो गणना होता है वो होता है 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स, ठीक है। वयस्कों में सामान्य श्वास दर क्या होती है, तो वयस्कों में जो सामान्य श्वास दर, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट या 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। ये बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका जवाब है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट जो होती है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वयस्कों में यानी एडल्ट्स में। व्हाट इज़ द साइट ऑफ लंबर पंक्चर, तो लंबर पंक्चर कहाँ किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, L1 और L2 के में, या फिर L2 L3 या फिर L3 L4 और L4 L5 या फिर T12 L1। तो इसका सही आंसर है L3 L4 या फिर L4 L5 में क्या होता है, लंबर पंक्चर किया जाता है।
ठीक है, ये इन वर्टिब्राओं के बीच किया जाता है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर एड्रेनलिन ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है कि हमारे शरीर में कैल्शियम का जो लेवल है उसको नियंत्रित करने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो किसके कारण, कौन से जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? माइकोबैक्टीरियम लैप्रियाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस। तो इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टीबी की बीमारी हो सकती है। टीबी एक फेफड़ों में हो रही बीमारी होती है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। अगर मॉर्फिन विषाक्तता का प्रतिविष क्या है? तो अगर मॉर्फिन का पॉइजनिंग हो चुका है, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक नशीली दर्द निवारक दवा की तरह भी यूज़ की जाती है। तो अगर उससे पॉइजनिंग हो रही है तो हम कौन सा एंटीडोट देते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? फ्लूमाजिनिल, एंट्रोपाइन, नैलोक्सोन या फिर प्रोटामिन सल्फेट। तो इसका सही आंसर है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन जो है वो एंटीडोट की तरह यूज़ किया जाता है। ईसीजी किससे नापते हैं? तो ईसीजी किसे मापता है? तो ईसीजी का यूज़ हम किसे मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? ब्रेन एक्टिविटी, मस्तिष्क की गतिविधि, फेफड़ों की क्रिया, हृदय की विद्युत गतिविधि या फिर रक्त शर्करा। तो इसका सही आंसर है कि हृदय की विद्युत गतिविधि यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ऑफ हार्ट को हम वेव्स के थ्रू, क्या के थ्रू? वेव्स के थ्रू ईसीजी में डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। तो खसरे का उष्मान्य काल क्या है? ऑप्शंस हैं 1 से 2 दिन, 7 से 14 दिन, 15 से 30 दिन या फिर 30 से 60 दिन। तो खसरे का जो उष्मायन काल है वो कितना है? 7 से 14 दिनों तक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज़ डिफिशिएंट इन नाइट ब्लाइंडनेस। क्या अभी हमने देखा था कि रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। सामान्य पीएच ब्लड का क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? 6.8 से 7, 7.35 से 7.45, 7.8 से 8 या फिर 6 से 6.5। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है 7.35 से 7.45 जो है वो ब्लड का नॉर्मल पीएच है। ठीक है, एचआईवी की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? एलिजा टेस्ट, मॉन्टक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट या फिर आरपीआर टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट जो है वो एचआईवी को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। इस तापमान मापने का सबसे सटीक विधि कौन सा है? ऑप्शंस है ओरल यानी कि मुंह से, एक्सिलरी यानी कि बगल से, रेक्टल यानी कि मलाशय से या फिर टेम्पोरल यानी कि माथे से। तो इसका सही आंसर है कि सबसे सटीक टेम्परेचर जो होता है वो रेक्टल मलाशय के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस है डिक्रीज यूरिनेशन यानी यूरिनेशन में कमी, इंक्रीज यूरिनेशन अत्यधिक मूत्र, पेनफुल यूरिनेशन यानी कि दर्द युक्त मूत्र या फिर ब्लडी यूरिनेशन यानी कि रक्त युक्त मूत्र। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंक्रीज यूरिनेशन यानी कि अत्यधिक मूत्र। पॉलीयूरिया का मतलब जो होता है वो होता है इंक्रीज यूरिनेशन। विच पोजिशन इज़ बेस्ट फॉर शॉक पेशेंट। तो जो मरीज शॉक के जो मरीज़ हैं उनके लिए उपयुक्त स्थिति कौन सी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? फाउलर्स पोजीशन, प्रोन्स पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन या फिर लिथोटोमी पोजीशन। तो इसका सही आंसर है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन जो है वो शॉक के पेशेंट के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है टांगे जो होती है वो ऊपर होती है, तो इससे जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सही से हो पा रहा होता है और ब्रेन को जो है वो सही अमाउंट में जितना चाहिए उतना खून पहुंच पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व या इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन। तो फ्लेबाइटिस क्या होता है? तो शिरा में सूजन यानी कि वेन में जब सूजन होता है तो उसे हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल एडल्ट ब्लड वॉल्यूम इज। तो एक समान वयस्क में रक्त आयतन कितना होता है, यानी कि कितना ब्लड प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल एडल्ट में? ऑप्शंस क्या क्या है? 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर या फिर 2 से 3 लीटर। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सभी को पता है कि 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो सामान्यतः एक नॉर्मल एडल्ट में प्रेजेंट होता है। ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
राठौर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, एक बिल्कुल अच्छी तरह से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं और कम समय में अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के द्वारा लाया गया नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और हमारे इस बैच को ख़रीदिए ताकि आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से पूरा कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।